हेलो एंड वेलकम टू क्लास 11th। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बदकिस्मती की बात है कि हमको एक बार फिर जो है लॉकडाउन देखने को मिल रहा है और ये फ़िलहाल एक हफ़्ते के लिए है। और एक हफ़्ते के बाद हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहती है, तो उसी हिसाब से जो है हम आपके लिए वो स्ट्रेटजीज़ जो है वो प्लान करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है हम आपको सफ़र नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, तो हम आपके साथ खड़े हैं। आपके लिए हम पूरे लेक्चर्स जो हैं सब्जेक्ट्स के वो लेके आ रहे हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि हमारी पूरी टीम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम है एक्चुअली। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में हम आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट हुआ, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस हुई और फिर जो वहाँ से कंक्लूजन्स आए, उनके बाद रदरफोर्ड ने आखिर अपने मॉडल ऑफ एटम में क्या बताया, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर इस पेज में नज़र आ रही होगी, कि ये जो स्मॉल एक्सट्रीमली हैवी पॉजिटिवली चार्जड बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम हमको देखने को मिली थी, जैसे हमने ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स डिस्कस किए हैं इससे पहले। तो उसमें उस हैवी पॉजिटिवली चार्जड बॉडी को जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे कहीं ना कहीं रदरफोर्ड ने जो है वो न्यूक्लियस का नाम दिया था। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर कि न्यूक्लियस जो कि एक पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्जड बॉडी होती है इस एटम के सेंट्रल पोजीशन पर, इसे डिस्कवर जो है वो रदरफोर्ड ने किया था। उसके बाद में रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या बातें याद रखेंगे। यहाँ पर आप याद रखिए कि अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, what you have to keep in your mind, the first point is an atom consists of two parts with the nucleus and the extra nuclear part। यानी कि एक एटम के दो पार्ट्स हुआ करते हैं, ऐसा कहना है, ऐसा मानना है रदरफोर्ड का। एटम के दो पार्ट्स हुआ करते हैं जी। एक का नाम है न्यूक्लियस, जो कि इस एटम के सेंट्रल पार्ट पे, सेंट्रल पोजीशन पे लोकेटेड होता है और डेंसली कंसंट्रेट होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये एक स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए होता है यहाँ पर इस एटम के सेंट्रल पोजीशन पे। दूसरी चीज़ कि जो हमको इस पॉइंट में देखने को मिल रही है वो ये है कि इस न्यूक्लियस के साथ साथ में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी इस एटम के साथ एटम जिस चीज़ का बना हुआ होता है, एटम कंसिस्ट्स ऑफ दिस टू पार्ट्स, जैसे कि पॉइंट में आ रहा है कि न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो न्यूक्लियस का मैंने आपको बता दिया। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है वो हम इस रीजन को कहते हैं, यानी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जो है इसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। अब आप यूं कहते होंगे कि सर न्यूक्लियस के अराउंड जो भी स्पेस आपको दिख रही है, आप इसको याद रख लीजिए कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का नाम है। लेकिन जो न्यूक्लियस के बाहर आपको ये इस तरह की स्फेरिकल सर्कुलर पाथ नज़र आ रही है, इसको हम एक्चुअली ऑर्बिट कहेंगे। ये भी हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप अभी याद रखेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि एटम जो है वो दो चीज़ों से बना हुआ है। एक का नाम न्यूक्लियस है और दूसरा जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी कि स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। इसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट जो है वो है पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। जिस एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन को मैंने पहले ही बता दिया कि हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है वो भी मैंने आपको बता दी कि वो इन द सेंटर ऑफ द एटम होती है। तो यहाँ पर इस सेकंड पॉइंट में याद रखने वाली बात क्या है वो तो मैंने यहाँ लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि अब जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो, और उस एटम का जो मोस्ट मास होता है वो डेंसली कंसंट्रेट होता है इसी स्मॉल वॉल्यूम या स्मॉल स्पेस जो ऑक्यूपाई की हुई बॉडी होती है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसकी तरफ से, उसकी वजह से, ठीक है। और वो कहाँ पे होता है, वो इस एटम के सेंट्रल पोजीशन पर होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड वेयर इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन विच वाज कॉल्ड द न्यूक्लियस, and where it lies in the atom at the central position or in the center of the atom, you can see।
ओके, आई थिंक ये भी आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा थर्ड पॉइंट जो है वो द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वाज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। देखिए अभी इसकी बात आई थी फर्स्ट पॉइंट में कि एटम जो है वो कंसिस्टेड है न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का। तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि अभी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में पॉइंट आएगा, तो वो आ रहा है स्पेस जो न्यूक्लियस के अराउंड है उसे ही हम एक्चुअली एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कह रहे हैं, उसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। और कैसे रिवॉल्व कर रहा होता है, इसी न्यूक्लियस के अराउंड में, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ्स विच इज कॉल्ड ऑर्बिट। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि ये जो एटम है, इस एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है और इसके अराउंड जो ये स्पेस है विच इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वेयर द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड। बट another important point about this electron is the electron is not stationary, it is revolving around this nucleus, that is this positively charged body, in circular path. That means this one, it revolves in this manner, just see, in this manner around this nucleus. And when it completes one circular path, when the electron, which is just suppose or imagine that this is the extra nuclear part, this is the space around the nucleus where the electron is present and revolves around this nucleus in circular paths. When the electron completes one circular path, this one circular path got the name as orbit. Okay, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑर्बिट हम किसे कहते हैं। बच्चों आप यहाँ पर याद रखेंगे कि हम इस ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा कि एक ऑर्बिट का दूसरा नाम जो है वो शेल है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे और यानी बहुर्स मॉडल ऑफ एटम की ओर जाएंगे, तो वहाँ पर इस ऑर्बिट का नाम आपको एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपने इसके याद रखने हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट जो है ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस जो हैं वो आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर सपोज कीजिए ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाए हुए हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कौन सी किस्म के, अट्रैक्शन के। तो क्वेश्चन अराइजेस देन व्हाई नॉट द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कोलैप्स विद ईच अदर, ये आपस में मिल क्यों नहीं जाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किए हुए होते हैं तो ये आपस में कोलैप्स क्यों नहीं होते हैं। बट इसका जो डिफेंस है वो रदरफोर्ड इस तरह से करता है कि यहाँ पर एक इनवर्ड फोर्स, इनवर्ड पुल जो है न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन फील करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस हो जाती है एक्चुअली, ठीक है। दिस इनवर्ड फोर्स और इनवर्ड पुल यू कैन से इज बैलेंस्ड बाय अ फोर्स विच इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली अगर हम देखेंगे यहाँ पर बच्चों तो दो किस्म की फोर्सेस हमको देखने को मिल रही हैं। एक तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जनरेट हो रही हैं, और दूसरी चीज़ कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि ये स्टेशनरी यानी रुका हुआ नहीं होता है, ठहरा हुआ नहीं होता है, बल्कि ये इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है सर्कुलर पास में। तो इस इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन से जो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होती है उसी का नाम जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो रदरफोर्ड इस एटम की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है कि यहाँ पर एक बैलेंस बन जाता है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये एटम जो है ये इसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में कोलैप्स नहीं होते हैं और एक एटम जो है वो स्टेबल रहता है, ऐसा रदरफोर्ड का मानना है। चलिए शायद ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों इस मॉडल ऑफ एटम का रहेगा वो ये है कि रदरफोर्ड ने इस मॉडल ऑफ एटम में इसको कंपेयर किया है सोलर सिस्टम के साथ में।
यानी जैसे हाँ अपने थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम मैंने आपको समझाया था, मैंने वहाँ पे बताया था कि उसको भी वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल कहा जाता है। तरह तरह के नाम से उसके लिए डिज़ाइन किए थे थॉमसन ने, क्योंकि उसने उनको कंपेयर किया था उन चीज़ों के साथ। ठीक है, मैंने डिटेल में आपको वो समझाया है। इसी तरह से जो है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, अगर आपको कोई पूछे या आप देखना चाहें कि इसका कंपैरिजन किसके साथ बनता है, तो ये सोलर सिस्टम के साथ जो है कंपेयर किया जाता है, जिसमें हमारा एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो रोल प्ले करता है सन का। ठीक है, सोलर सिस्टम के सन के साथ, सूरज के साथ, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर द रिवॉल्विंग प्लैनेट्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस न्यूक्लियस के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे जस्ट लाइक द प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो सन के अराउंड रिवॉल्विंग प्लैनेट्स होते हैं उनकी तरह। तो कहीं ना कहीं इन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे एक और नाम बन सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। तो आप याद रखेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स को जब हम इस मॉडल ऑफ एटम को एक्चुअली सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम जो है वो प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स बनता है, या आप यूं याद रखेंगे कि इनको हम प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जो है वो बुलाते हैं। तो याद रखें, ये जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम है चूंकि, तो इस रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स जो हैं जो कि रदरफोर्ड ने बताए थे अपने इस मॉडल ऑफ एटम में लास्टली, वो मैंने आपको बताए। लेकिन बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि आप कंसंट्रेशन से देखिए इस लेक्चर को, आराम से देखिए, फर्स्ट टू लास्ट देखिए, तो बहरहाल आपको जो है पूरी समझ आ जाएगी। इन केस अगर किसी भी बच्चे को कोई शिकायत होगी, कोई भी कमेंट होगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल दूर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एक लंबा क्वेश्चन था। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जो है इसमें पहले गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट था, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस थी गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट की, वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कंक्लूजन्स थे कि रदरफोर्ड ने आखिर क्या कंक्लूड किया इन ऑब्जर्वेशन से जो उसने गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट किया। और उसके बाद उसने जो मॉडल ऑफ एटम दिया, जो कि मैंने आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया, उसमें क्या क्या पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि आपको याद रखने हैं, तो वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। मैं यहाँ इस पेज में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने डायग्राम किया हुआ है, इस डायग्राम में आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये एक एटम के केस में, ये मैंने ऑब्जर्वेशंस के टाइम पे भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फाइल में देखे गए थे, वो यानी 99% जो है वो अनडिफ्लेक्टेड जो है वो यहाँ से पास हो गए थे। ठीक है, कोई किसी भी किस्म का डिफ्लेक्शन जो है वो नहीं हुआ था, जिसके कारण ऐसा लगा था कि एटम के अंदर जो है वो मैक्सिमम स्पेस जो है वो वैकेंट है। बहरहाल ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इससे हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि हमारा लेक्चर जो है काफ़ी लेंथी हो, मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूँ इसको, चूँकि ये पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम इन पॉइंट्स को फिर से डिस्कस करें। इन केस मैं पहले ही बता रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट होगा आप मुझे बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली बच्चों वो माइनर एंगल्स और मेजर एंगल्स जो हैं उनका डिफ्लेक्शंस जो है वो डिस्कस किया था डिटेल में। तो यहाँ पर जो ये वाली फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में एक्चुअली क्या दिखाया गया है, ये मल्टी एटम्स का यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर सिंगल एटम में गोल्ड फाइल का जो एक्सपेरिमेंट है वो बताया गया है, और यहाँ पर जो है मतलब बहुत सारे एटम्स में आपने ये देखा है, बहुत सारे एटम्स के अंदर मल्टी एटम्स में हम इनकी वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स पास किए थे गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट में, उनका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर मैक्सिमम रेजेस जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड देखने को मिली थी। किसी भी किस्म का डिफ्लेक्शन वहाँ नहीं हुआ था, यानी 99% रेज में, और कुछ जो है सम रेजेस का स्मॉल एंगल्स में डिफ्लेक्शन देखने को मिला था, यानी लेस देन 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिला था, और कुछ बहुत ही कम, इस अमाउंट से भी बहुत कम, वेरी स्मॉल जिसको हम बोलते हैं, यानी अगर हम 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो मेजर डिफ्लेक्शन करता है, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन वो हमको देखने को मिलता है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही लेक्चर में डिस्कस की हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये वाली डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलती है। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की इस डायग्राम में इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है, ठीक है। तो फिर वहाँ से क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले थे रदरफोर्ड ने, वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया हुआ हूँ। और जो मॉडल ऑफ एटम में स्पेशली ये बातें थी वो मैंने आपको बताई। होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। और बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से कि इस वीडियो लेक्चर को आप फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और मैंने जो भी इस वीडियो लेक्चर के दौरान मैं आपको बातें समझाई हैं वो भी आप अपने जहन में रखेंगे। और ख़ास करके जो ये पेज मैंने आपको सेंड किया है उसके बाद आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही और इसी के साथ हम आज के लेक्चर को